तो अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने अपने इस चैप्टर के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने कोवर्शन करा था, फिर हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, उसके बाद हमने फ्रॉड करा और अब ये फोर्थ पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमारा फ्रॉड था वो फ्रॉड और ये मिस रिप्रेजेंटेशन ये दोनों के दोनों काफी सिमिलर टॉपिक है, या मैं कहूँ बिल्कुल सेम टॉपिक है। दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने आपको फ्रॉड पढ़ाते समय भी समझाया था, एक बार मैं दोबारा यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ आपको। तो देखो, जिस तरीके से फ्रॉड में भी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के साथ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करती है और वो भी जानबूझकर करती है, यानी इंटेंशनली करती है, ताकि वो दूसरी पार्टी को डिसीव कर सके। अब अगर मैं बात करूं मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है, यानी एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के सामने मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो अनइंटेंशनली करा जाता है, यानी अनजाने में होता है, जानबूझकर नहीं करा जाता। पार्टी इनोसेंट होती है, वो गलती से मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर देती है। तो बस एक ये बेसिक डिफरेंस है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो अगर आप मेरी इस बात को पकड़ के चलेंगे और फिर इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं आने वाली। बड़ी जल्दी हम बड़ी आसानी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं मिस रिप्रेजेंटेशन की, द टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन मे बी डिफाइंड एज एन इनोसेंट मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यहाँ पर मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो हो रहा है, लेकिन इनोसेंट मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, यानी अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, विच आर मटेरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी मटेरियल चीज का मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो रहा है, लेकिन इनोसेंटली हो रहा है। पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं है कि वो सामने वाले को डिसीव करे। इन अदर वर्ड्स, मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which is made innocently। यहाँ पर innocently false statement दिया जाएगा without any intention to deceive the other party। A false statement made by a person may either, एक false statement जो है कोई person या तो देगा intentionally या तो देगा unintentionally। अगर वो innocent यानी unintentionally false statement देता है तो वहां पर उस पार्टी की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि वो दूसरे को डिसीव करे without any intention of deceiving the party, तो उसको हम कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। और अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो इंटेंशनली दिया जा रहा है, विलफुल दिया जा रहा है, डेलिब्रेट दिया जा रहा है, तो वहां पर उस पार्टी की इंटेंशन है कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करना चाहता है, यानी धोखा देना चाहता है, विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द पार्टी। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फ्रॉड। तो इंटेंशनली मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करोगे तो फ्रॉड कहलाएगा, अनइंटेंशनली मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करोगे तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन डिफाइन करी गई है सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। The term misrepresentation is defined in section 18 of the Indian Contract Act as under। ये डेफिनेशन जो है थोड़ी सी टेक्निकल है, या मैं कहूँ इसके अंदर जो है थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसको। तो इसको लेकर भी मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है। मैंने जो है यहाँ पर नीचे इस डेफिनेशन के नीचे एनालिसिस ऑफ सेक्शन 18 लिखा हुआ है। डेफिनेशन के अंदर जितनी भी बातें आई हैं सब हम समझ लेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। उसके बाद आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर पहले हम एनालिसिस देख लेते हैं सेक्शन 18 का। सेक्शन 18 क्लासिफाई मिसरिप्रेजेंटेशन इनटू 3 कैटेगरीज। सेक्शन 18 यानी मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी 3 पार्ट्स में जो है डेफिनेशन को बांटा गया है। पहला है अनवारंटेड असर्शन। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड हैं, अनवारंटेड, असर्शन। असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट और अनवारंटेड का मतलब होता है अनरीजनेबल स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई बेस नहीं है, मतलब आपने एग्जैक्टली पता नहीं किया, कंफर्म नहीं किया कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, आपको लगता है ट्रू है तो आप बोल रहे हो, तो इसको बोलते हैं अनवारंटेड। अनवारंटेड की अगर बात करूं, अ स्टेटमेंट विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस इज अनवारंटेड स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई रीजनेबल बेस नहीं है। अगर पूछा जाए आपके स्टेटमेंट का प्रूफ क्या है, आप कहां से किस बेसिस पे अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हो, तो अगर आप बता नहीं पाओगे, आप बता नहीं सकते कि आपके स्टेटमेंट का बेस क्या है, तो उसको हम बोलते हैं अनवारंटेड स्टेटमेंट। तो अनवारंटेड स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस पे होता है। तो अगर बात करूं अनवारंटेड असर्शन का मतलब क्या है, तो देख लेते हैं एक बार। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू दो इट इज अ फॉल्स, सच एक्ट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जब भी कोई पर्सन जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है किसी मटेरियल फैक्ट के ऊपर, ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू, और ये बिलीव करते हुए देता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, लेकिन असलियत में वो चीज फॉल्स होती है। तो अगर मान लो 2 पार्टी है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ बात बता रहा है, और जो पर्सन बता रहा है वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब उसको अपने फैक्ट पर पूरा भरोसा है। तो अब मुझे ये बताओ, इतनी बात से ही समझ में आ जाता है कि उसका सामने वाली पार्टी को धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं है। तो अगर कोई भी एक पर्सन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है किसी मटेरियल फैक्ट के ऊपर और वो ऑनेस्टली बिलीव करता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, उसको खुद अपने स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव है, दो इट इज अ फॉल्स, लेकिन असलियत में वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो बन जाता है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के केस में। फ्रॉड जो है इंटेंशनली करा जाता है सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए, और मिसरिप्रेजेंटेशन जो है अनइंटेंशनली करा जाता है। दस अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया जाता है विदाउट एनी ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है अपनी बात का, आप बस इस बात पे बिलीव कर रहे हो कि मुझे लगता
लगता है कि ये बात सच है और आप सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट कर दे हो अपनी बात, जबकि आपके पास एग्जैक्टली उसका कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपकी बात झूठी साबित होती है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसके, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्स बिलीव हिज हॉर्स टू बी साउंड ऑल्दो ही हैज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर हिज बिलीफ। एक्स व्हाइल सेलिंग हिज हॉर्स टू वाई स्टेटेड द हॉर्स टू बी साउंड। On the basis of this statement, Y bought the horse. Later on, Y found the horse to be unsound. In this case, the positive statement made by X is a misrepresentation. तो बस सिंपल सा एग्जांपल है, X के पास एक घोड़ा था और उसको बिलीव था कि मेरे पास जो घोड़ा है वो घोड़ा बिल्कुल साउंड है, लेकिन उसके पास कोई सफिशिएंट प्रूफ नहीं था, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था अपने बिलीफ का। तो एक्स ने जो है एक दिन सोचा कि मैं इस घोड़े को बेच देता हूँ। तो उसने वाई को बोला कि मैं घोड़ा बेचना चाहता हूँ अपना, तुम खरीदोगे? ये घोड़ा जो है बिल्कुल मेरा साउंड है। तो वाई ने बोला बिल्कुल खरीदूंगा। वाई ने जो है एक्स की बातों पर भरोसा करके उससे घोड़ा खरीद लिया। अब कल को जो है घोड़ा खरीदने के कुछ टाइम बाद वाई को पता चला कि ये घोड़ा जो है अनसाउंड है, एक्स ने तो मेरे साथ धोखा किया। वाई ने एक्स के ऊपर केस कर दिया। तो अब एक्स कोर्ट में आया। एक्स कोर्ट में आने के बाद बोला कि मुझे तो ये लगता था कि ये घोड़ा साउंड है, मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं वाई को जो है धोखा दूं। मैं ऑनेस्टली बिलीव करता था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, यानी ये घोड़ा साउंड है, तो मेरा फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। और ये बात उसने कोर्ट में प्रूव भी कर दी। तो जैसे ये बात कोर्ट में प्रूव हुई तो ये केस जो है फ्रॉड का ना बनते हुए मिसरिप्रेजेंटेशन का बन गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी दैट सी विल मेक द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ए मेक्स द स्टेटमेंट ऑन इन्फॉर्मेशन ड्राइव नॉट फ्रॉम सी but from M. B applies for share on the faith of the statement which turn out to be false. The statement amount to misrepresentation. तो ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो चार पार्टी हैं यहाँ पर, A, B, C और M। एक दिन A ने जो है B से बोला तू जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद ले, इस कंपनी के अंदर एक बढ़िया सा डायरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है सी। अब B जो है C को पहचानता था और B को पता था C जो है बहुत बढ़िया आदमी है, अगर ये कंपनी का डायरेक्टर बन गया तो कंपनी डूबेगी नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये बात A को कैसे पता चलेगी कि C जो है कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है। तो A ने बताया कि मुझे जो है ये बात डायरेक्टली C से पता नहीं चली, मुझे तो M ने बताया था कि C जो है कल को कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है, और ये बात मैंने बिना कंफर्म करे आकर B को बता दी। अब B ने क्या किया, एक ही बात पे भरोसा करके, एक ही स्टेटमेंट पे भरोसा करके उस कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई कर दिया और शेयर खरीद लिए। लेकिन बाद में पता चला कि एक ही बात झूठी निकल गई, सी जो है कंपनी का डायरेक्टर बना ही नहीं। अब बी ने जो है ए के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और बोला कि ए ने मुझसे झूठ बोला था, ए ने झूठ बोलकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में फंसाया। तो अब ये बताओ यहाँ पर ये केस जो है फ्रॉड का बनेगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन का बनेगा? तो क्लियरली दिख रहा है कि ये केस मिसरिप्रेजेंटेशन का है, क्योंकि ए ने कोई फ्रॉड के इरादे से तो बी को बोला नहीं था, ए को एम ने बताया था कि सी कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ए को एम ने दी थी वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली। ए को कंफर्म करना चाहिए था सी से, या फिर कंपनी में जाकर कंपनी के किसी ऑथराइज पर्सन से कंफर्म करना चाहिए था। उसने जो है बिना कंफर्म करे ये बात बी को बता दी। लेकिन यहाँ पर ए को अपने स्टेटमेंट के ऊपर ऑनेस्टली बिलीव था, ए ने एम पे ज्यादा भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से उसने बी को फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ पर ए की गलती है, लेकिन उसका इरादा कोई फ्रॉड करने का नहीं था। तो इसीलिए ये केस जो है मिसरिप्रेजेंटेशन का बनता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए बिलीव द इंजन ऑफ हिज मोटरसाइकिल टू बी इन एन excellent condition. A, without getting it checked in a workshop, told to B that the motorcycle was in excellent condition. On this statement, B bought the motorcycle whose engine proved to be defective. Here, A statement is misrepresentation as the statement turns out to be false. तो यहाँ पर दो पार्टी हैं, A और B। A के पास एक मोटरसाइकिल है, तो A को यहाँ पर पूरी तरीके से बिलीव है, यानी A को पूरा भरोसा है कि मेरी मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो एकदम बढ़िया कंडीशन में है, एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में है। अब इस बात का कोई प्रूफ तो है नहीं, A ने इसको किसी वर्कशॉप में, किसी गैराज में ले जाकर चेक नहीं करवाया, बस उसको ऐसी ऑनेस्टली बिलीव है कि मेरी मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो एकदम बढ़िया कंडीशन में है। और यही बात उसने जाकर जो है बी को बोल दी, बोला मेरी मोटरसाइकिल खरीद लो, एकदम बढ़िया मोटरसाइकिल है। और बी ने जो है एक ही बात पे भरोसा कर लिया, एक ही मोटरसाइकिल को खरीद लिया। अब कुछ दिन चलाने के बाद जो है मोटरसाइकिल खराब हो गई। बी जब मोटरसाइकिल को ठीक कराने के लिए वर्कशॉप पे ले गया तो वहां पता चला कि मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो तो डिफेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है बी कह सकता है कि ए ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन फिर बात वहीं आ जाएगी, ए को ऑनेस्टली बिलीव था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, ए की इंटेंशन फ्रॉड करने की तो नहीं थी। तो ए ने जो भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया वो अनइंटेंशनली दिया। हियर ए स्टेटमेंट इज ए मिसरिप्रेजेंटेशन एज द स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। तो यहाँ पर ए का स्टेटमेंट जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, ना कि फ्रॉड। तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर तीनों ही केस में क्या है, एक अनवारंटेड स्टेटमेंट दिया जा रहा है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिसका कोई पक्का ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है, कोई रीजनेबल बेस नहीं है इस इन्फॉर्मेशन का, उसके बावजूद इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी जा रही है, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल साफ है, कोई फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है। तो पहला पॉइंट अगर हम पढ़ें, अ पॉजिटिव असर्शन यानी स्टेटमेंट in a manner not warranted by the information of the person making it। तो यहाँ पर warranted नहीं है इन्फॉर्मेशन, यानी अनवारंटेड इन्फॉर्मेशन है, और कल को जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स निकल जाती है, which is not true though he believe it to be true, लेकिन वो पर्सन खुद बिलीव करता है कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगर आपने फ्रॉड वाली वीडियो देखी है, फ्रॉड वाली क्लास देखी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका बेस हम वहां पर बना के आ चुके हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सेकंड पार्ट है हमारे डेफिनेशन का, ब्रीच ऑफ ड्यूटी।
any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। इस सेकंड पॉइंट को भी एनालिसिस से समझते हैं, उसके बाद वापस आकर यहाँ पर देखेंगे। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ध्यान से एक एक वर्ड को समझो आखिर क्या लिखा हुआ है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, ड्यूटी का मतलब होता है लॉ ने आपको कोई ड्यूटी दी है जो आपको पूरी करनी है, अगर आप उसको पूरी नहीं कर पाए तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहलाएगा। तो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव, ये बात तो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर हर जगह आती है, आपको उसको दिमाग में बैठा लेना है कि कहीं पे भी कुछ भी बात करूं विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव तो है ही, पार्टी की इंटेंशन दूसरे को डिसीव करना नहीं है, यहाँ पर फ्रॉड वाला मामला नहीं आएगा, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। विच ब्रिंग एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ो। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाए, विच ब्रिंग एन एडवांटेज, कोई एडवांटेज गेन हो जाए, किसको एडवांटेज गेन हो जाए, टू द पर्सन कमिटिंग इट, जो पर्सन ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट करी है उस पर्सन को ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने की वजह से कोई एडवांटेज गेन हो जाए, यानी कोई एडवांटेज मिल जाए। अब बताओ क्या उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी जानबूझ के करी थी? नहीं, इंटेंशन तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने की नहीं थी, किसी को धोखा देने की कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई और उसकी वजह से कोई एडवांटेज भी गेन हो गया। अब या तो एडवांटेज उसको खुद गेन हो गया या फिर एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, उसके अंडर किसी को गेन हो गया, तो उसको गेन हो या उसके अंडर किसी उसके एजेंट हो या उसके फैमिली मेंबर हो उसको गेन हो, बात तो एक ही है। बाय मिसलीडिंग अनदर, कैसे गेन हुआ? सामने वाली पार्टी को मिसलीड करके। क्या ये मिसलीडिंग इंटेंशनली है? बिल्कुल नहीं, इंटेंशन तो नहीं थी ना मिसलीड करने की, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी मिसलीड तो हो गई, दूसरी पार्टी का नुकसान तो हो गया। बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रीजुडिस और टू द प्रीजुडिस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम, तो या तो उसका नुकसान हो गया जिसको मिसलीड किया आपने, या उसके अंडर कोई क्लेम करे उसका नुकसान हुआ, अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन, इसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। तो अगर इसको एक बार सम अप करें तो कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई बिना इंटेंट टू डिसीव, कोई इंटेंशन नहीं है सामने वाली पार्टी को धोखा देने की, फिर भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई जिसकी वजह से एक एडवांटेज गेन हुआ। किसको गेन हुआ? उस पार्टी को गेन हुआ जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी, या उसके अंडर किसी को गेन हुआ। कैसे गेन हुआ? बाय मिसलीडिंग अनदर, सामने वाली पार्टी को मिसलीड करा गया जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ या उसके अंडर किसी को नुकसान हुआ। तो यहाँ पर एक पार्टी का फायदा हुआ है, दूसरे पार्टी का नुकसान हुआ है, इसको कहेंगे हम मिसरिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन क्लियर हो गई? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी लेकिन समझोगे ध्यान से, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। दिस क्लॉज कवर्स ऑल दोज केसेस वेयर वन पार्टी इज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू द अदर पार्टी। तो इस क्लॉज के अंदर वो सारे केस कवर होंगे जिसमें एक पार्टी की लीगल ड्यूटी बनती है कि वो दूसरी पार्टी को सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। तो हमने पढ़ा था फ्रॉड के अंदर अपमोस्ट गुड फेथ में करेगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज की ड्यूटी होती है कि एक दूसरे को सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करे, तो वो सारे केस भी यहाँ पर कवर हो गए। अगर उनमें से किसी केस में इंटेंशनली अगर कोई चीज छुपाई गई तो वो हमारा फ्रॉड कहलाएगा, अनइंटेंशनली छुपाई गई तो वो हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। हमने पढ़ा था एक सेक्शन नंबर 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर सेलर की ड्यूटी होती है कि अगर वो बायर को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करता है तो प्रॉपर्टी सेल करने से पहले उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी डिफेक्ट होंगे वो सभी डिस्क्लोज करने होंगे। अगर ऐसा नहीं करा गया तो माना जाएगा ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, सेलर ने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करा। उसी तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर जब भी आपको कोई ड्यूटी देता है लॉ तो आपको वो पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं कर पाए, इंटेंशनली आपने ब्रीच करी ड्यूटी तो वो फ्रॉड कहलाएगा, अनइंटेंशनली ब्रीच करी तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। सच अ ड्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, बैंकर एंड कस्टमर, लैंडलॉर्ड एंड tenant, seller and buyer, etc. But the concerned party does not disclose the same. In English law, such cases are known as constructive fraud. तो जो इंग्लिश लॉ है वहां पर इस केस को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड। एग्जांपल की अगर बात करूं, इसके ऊपर एक फेमस केस लॉ है ओरिएंटल बैंकिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस जॉन फ्लेमिंग, 1879 का एक केस है। इसके अंदर क्या हुआ था एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए हैविंग नो टाइम टू रीड द कंटेंट ऑफ अ डीड साइंड इट एज ही वाज गिवन द इंप्रेशन बाय बी दैट इट कंटेन्ड नथिंग बट फॉर्मल मैटर्स ऑलरेडी सेटल्ड बिटवीन देम। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए जो है वो बहुत बिजी इंसान है, बहुत बिजी पर्सन है। एक दिन बी जो है ए के पास आता है और आकर कहता है इस डीड के ऊपर साइन कर दो। दोनों के बीच आपस में कोई डीड हुई होगी, तो ए ने बी से पूछा कि इस डीड के अंदर क्या लिखा है, तो बी ने बोला बस कुछ नहीं लिखा, वही सारी बातें लिखी हैं जो हमारी बीच आपस में डिस्कस हो चुकी हैं पहले से। अब ए के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो जो है इस डीड को पूरा पढ़ सके, एक एक लाइन एक एक पेज पढ़ सके। तो ए ने जो है बी की बातों पर भरोसा करके कि इस डीड के अंदर वही लिखा होगा जो मुझे पता है, साइन कर दिया। लेकिन हुआ क्या, उस डीड के अंदर एक ऐसा क्लॉज डला था जिस क्लॉज की वजह से बी को फेवर मिल रहा था, मतलब कुछ ऐसी बात डली थी जिसकी वजह से बी का फायदा हो रहा था और ए का नुकसान हो रहा था। तो इन दिस केस ए वाज अलाउड
allowed to set aside the deed. Here, although B was under no obligation legally or morally to communicate the content to A. तो यहाँ पर लॉ A को अलाउड करता है कि अगर A चाहे तो उस डीड को सेट असाइड कर सकता है, यानी उस डीड को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि A ने B पे भरोसा करा था और B ने जो है उसको नहीं बताया किस डीड के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो मेरे फेवर में है। लेकिन यहाँ पर B का फ्रॉड भी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका कोई लीगल या मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं था A को सारी बात बताना, वो तो A की गलती है, A को डीड पढ़नी चाहिए थी। लॉ आपको कहता है आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करो तो उससे पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लो। अब A के पास टाइम नहीं है, A ने डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा तो वो किसी से पढ़वा भी सकता था, उसने क्यों B की बात पे भरोसा करके साइन करा। B की कोई लीगल ड्यूटी या मॉरल ड्यूटी तो बनती नहीं है कि वो जो है बैठ के पार्टी को समझाता फिर एक एक लाइन पढ़वाता रहे, वो चुप भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रॉड का मामला तो नहीं बनेगा। लेकिन ये मिसरिप्रेजेंटेशन का केस जरूर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, बी अगर कल को कह भी दे कि मेरे से जो है गलती से बताना रह गया, मैंने जानबूझकर धोखा करने के इरादे से ऐसा नहीं किया, गलती से मैं इस पॉइंट को बताना भूल गया, तो फिर भी ये पॉइंट जो है मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर कवर हो जाएगा। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन तो सेम है, अगर कोई चीज आपने जानबूझकर करी तो फ्रॉड के अंदर कवर होगा, अनजाने में करी तो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर कवर होगा। तो समझ में आ गया आपको। एक बार ऊपर जाकर डेफिनेशन को देखते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन का। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच विदाउट इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it or anyone under claiming him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। तो हो गई डेफिनेशन क्लियर। थर्ड पॉइंट को देखते हैं, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject of the agreement। तो यहाँ पर भी सेम ही बात है, मिसरिप्रेजेंटेशन के टॉपिक के अंदर सिर्फ बातों को घुमा फिरा के कहा गया है लेकिन उनका मतलब सेम ही है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के साथ कोई मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करेगी और वो इनोसेंटली करा जाएगा यानी विदाउट इंटेंट टू डिसीव करा जाएगा, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। बातों को जितना मर्जी घुमा के कह लो, जितने मर्जी डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल कर लो, लेकिन बात वही है। तो वही बात यहाँ पर भी कही गई है, इनोसेंटली जो है एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के साथ करे गए एग्रीमेंट के अंदर कोई सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक कर देती है। एग्रीमेंट जिस सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कुछ मिस्टेक हो चुकी है पार्टी की तरफ से, जिसकी वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन ये मिस्टेक जो है पार्टी ने इनोसेंटली करी है। तो वही बात आ गई, यहाँ पर भी मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हुआ है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर और जो कि विदाउट इंटेंट टू डिसीव है। इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं एनालिसिस से, उसके बाद एग्जांपल देख लेंगे। इनोसेंट मिस्टेक, इफ वन पार्टी कॉज्ड द अनदर हाउएवर इनोसेंटली to make a mistake as to the nature or substance of the agreement, it is considered misrepresentation. The cases of concealment or suppression of material facts will also fall under this category। तो जो भी concealment के केस होते हैं, suppression of material fact के केस होते हैं, वो सारे के सारे भी इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गनी खान का एक केस है 1937 का। In the negotiations for a marriage contract, the relative speaking for the girl failed to disclose that he was suffering from epileptic fits. The engagement was held to be voidable by reason of misrepresentation। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें गर्ल्स के रिलेटिव की तरफ से जो है एक बात को डिस्क्लोज नहीं करा गया, बात को छुपाया गया, और वो बात कौन सी थी कि जो गर्ल है उसको जो है एपिलेटिक फिट्स आते थे, यानी जो है मिर्गी के दौरे आते थे। तो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था ड्यूटी टू स्पीक है, यानी दोनों ही पार्टीज की ड्यूटी बनती है कि वो अपने सभी मटेरियल फैक्ट जो है आपस में डिस्क्लोज करें, और अगर ऐसा नहीं करा गया, सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करा गया, इंटेंशनली डिस्क्लोज नहीं करा गया तो फ्रॉड, और अनइंटेंशनली डिस्क्लोज नहीं करा गया तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी हमारा एक केस लॉ है, द ओशियन स्टील नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदरदास धुरुम से 1890 का ये केस है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, इन अ केस एक्स चार्टर्ड अ शिप to Y, which was described in the charter party and was represented to him as being not more than 2800 tonnage registered. It turned out that the registered tonnage was 3045 टन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दो पार्टियां, Y को जो है शिप की जरूरत है, X जो है एक शिप लेके आया Y के लिए, और X ने Y के साथ एक एग्रीमेंट करा। उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी का मतलब क्या होता है, जब भी शिप किराए पे दी जाती है तो उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं चार्टर पार्टी, यानी लीज या फिर हायर का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, आप जो मर्जी कह लो। तो चार्टर पार्टी जो एग्रीमेंट है उसके अंदर X ने Y को बोला कि ये जो शिप है इसके अंदर नॉट मोर देन 28 टनेज रजिस्टर्ड, यानी टनेज रजिस्टर्ड क्या होता है, जो शिप के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर फ्यूल होता है, शिप का इंजन होता है या फिर उसका जो क्रू मेंबर होता है वो सब रहते हैं, तो उतने स्पेस को बोला जाता है टनेज रजिस्टर्ड। तो उतने स्पेस पे तो सामान नहीं रखा जाएगा, कैरेज लोड नहीं करा जाएगा। तो एक्स ने वाई से बोला कि इस शिप के ऊपर जो है 2800 टन से ज्यादा टनेज रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन असलियत में क्या हुआ, जब शिप आया तो पता चला उस शिप के अंदर टनेज रजिस्टर्ड कितना था, 3045 टन। तो यहाँ पर जो है वाई एक्स के शिप को लेने से मना करता है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है। इट वाज हेल्ड दैट वाई वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द चार्टर पार्टी बाय रीजन ऑफ एनोरियस स्टेटमेंट एज टू टनेज। तो ये हमारा केस लॉ था जिसके ऊपर कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, सेक्शन नंबर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर 19। सेम वही सारी बातें जो
फ्रॉड के अंदर पढ़ के आए थे, बस वहां पे फ्रॉड था, यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। Where the consent to an agreement is caused by misrepresentation, the contract is voidable at the option of the agree party। तो अग्री पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट जो है voidable हो जाएगा। सेम वही बात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एंड हियर हैज द फॉलोइंग रेमेडीज, तो वही सारी रेमेडीज मिलेंगी जो फ्रॉड के केस में मिली थी। किसको मिलेंगी? एग्री पार्टी को मिलेंगी। ही कैन डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कैंसिल कर दे, रिवोक कर ले, लेकिन एक रीजनेबल टाइम के अंदर करना है। दूसरा क्या है? ही मे अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो एक्सेप्ट कर ले। तीसरा क्या है? he can insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made been true। तो ये वही वाली बात है, फ्रॉड में हमने देखा था, एक एग्री पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं करना चाहती, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती, तो वो क्या चाहती है? वो सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बना रही है, सामने वाली पार्टी को इंसिस्ट कर रही है कि तुमने जो बातें झूठी गई थी, चाहे वो अनइंटेंशनली क्यों ना कहो, तो तुम्हारी जो भी बातें झूठी साबित हुई, अब उसको जो है तुम सच में बदलो, यानी अपने करे गए मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को ट्रू प्रूव करो। तो ये बात हमने फ्रॉड के अंदर भी देखी थी, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था फ्रॉड के केस में। तो अगर आपने फ्रॉड वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप जाके सबसे पहले फ्रॉड वाले टॉपिक को पढ़ो, कंप्लीट करो, उसके बाद ही इस टॉपिक को पढ़ना। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रेमेडीज दे रखी है, तो रेमेडीज के अंदर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है। अब देखो, फ्रॉड के केस में अग्री पार्टी को 4 ऑप्शन मिलते थे, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर ले, या तो एक्सेप्ट कर ले, या इंसिस्ट कर ले कि रिप्रेजेंटेशन को ट्रू प्रूव करे, कॉन्ट्रैक्ट को उसी पोजीशन में ले जाए, या फिर एक और ऑप्शन मिलता था डैमेजेस क्लेम करने का, जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं है। फ्रॉड में डैमेजेस क्लेम करे जा सकते थे, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर लॉ डैमेजेस क्लेम करने का ऑप्शन नहीं देता। डैमेजेस का मतलब क्या है कि आप सामने वाली पार्टी को पनिश कर रहे हो, तो लॉ कहता है कि हम क्यों पनिश करेंगे सामने वाली पार्टी को। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर उसकी इंटेंशन जब धोखा देने की नहीं है, उससे गलती से हो गया, तो कोई चीज गलती से अगर हो जाती है तो उस केस में हम उसको पनिश क्यों करें, डैमेजेस क्लेम करने को क्यों करें। तो मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर डैमेजेस वाला पॉइंट नहीं आता, ये बात आप ध्यान रखना, यहीं पे कंफ्यूजन खड़ी होती है। एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर डैमेजेस क्लेम होता है, आप फ्रॉड वाला पढ़ के जाओगे, दोनों के बीच डिफरेंस नहीं देखोगे, तो आप यस पे टिक कराओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर नोट डाल के नीचे लिख दिया ताकि आपको याद रहे अलग से पॉइंट। हम जो है अपने नोट्स के ऊपर काफी अच्छे से मेहनत करते हैं, एक एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इन नोट्स के बाद बुक्स को पढ़ना ना पड़े। तो नोट्स बनाते समय हम काफी मेहनत करते हैं ताकि जो है एग्जाम में हर एक क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से आ जाए। कई बार स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि ये जो नोट्स हैं ये आप कहाँ से बनाते हो, कौन सी बुक से बनाते हो। तो ये हम एक बुक से नहीं बनाते, 7-8 अलग अलग बुक्स को पढ़ा जाता है, अच्छे से उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद सबको मिलाकर और उसमें से अपनी भी रिसर्च होती है, अपनी भी मेहनत होती है, उसके बाद जो है ये नोट्स तैयार होते हैं। एक एक चीज को ध्यान में रख के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर कि कहीं पे भी कोई भी पॉइंट रह ना जाए, तो बहुत मेहनत लगती है नोट्स को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर नोट में साफ साफ बता रखा है, इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन द एग्री पार्टी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द अदर पार्टी। तो बता दिया मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर अग्री पार्टी के पास राइट नहीं है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सके। तो इस नोट को ध्यान से देखो, इस नोट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और जहां पर गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं वहीं पर क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेगा। द अग्री पार्टी कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन आइदर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और अफर्म इट ओनली वंस। तो यहाँ पर जो अग्री पार्टी है उसको जो राइट दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने के, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के, इन सभी ऑप्शंस को जो है एग्री पार्टी एक ही बार यूज कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने को कह दिया, थोड़े दिन बाद आप कह रहे हो नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं रिसाइन करना चाहता हूँ, तो ये ऐसा नहीं करा जा सकता। आप एक बार बताओ, आप या तो एक्सेप्ट करोगे या तो रिसाइन करोगे। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, दोबारा दूसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। इस पॉइंट के ऊपर हम अभी एक केस स्टडी देखने वाले हैं, वहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे भी सेम बात लिखी गई है, इन द फॉलोइंग केसेस अग्री पार्टी लूजेस द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अग्री पार्टी के पास कौन कौन से केस में जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का राइट खत्म हो जाता है, चले जाता है। 2 पॉइंट है वही फ्रॉड वाले, आपने फ्रॉड में देखा होगा तो आपको यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार रीड करना है। वेयर ही फेल्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपको एक रीजनेबल टाइम मिला हुआ है, इस रीजनेबल टाइम के अंदर आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। अगर वो रीजनेबल टाइम निकल जाता है तो बस आपके पास से राइट चला गया। दूसरा केस है वेयर ही एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो या फिर आपने अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली चाहे इंप्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया, अफर्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो बस बात खत्म हो गई, आपके पास रिसाइन करने का राइट खत्म। तो ये वही सारे पॉइंट है, ये हम फ्रॉड में पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से। तीसरा कौन सा केस है, वेयर द थर्ड पार्टी एक्वायर्ड द राइट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। तो ये भी सेम है, फ्रॉड वाला ही पॉइंट है कि थर्ड पार्टी के पास अगर सब्जेक्ट मैटर का राइट आ गया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 पार्टी से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड करा चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन करा, अगर दूसरी पार्टी यानी जो एग्री पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसने सामने वाली पार्टी के ऊपर केस ना करते हुए वो पर्टिकुलर गुड्स या मैं कहूं कॉन्ट्रैक्ट का वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर आगे तीसरी पार्टी को सेल कर दिया, यानी थर्ड पार्टी को आगे सेल कर दिया और उसके बदले पैसे ले लिए, तो बस बात खत्म हो गई। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर का राइट किसके पास चला गया, अग्री पार्टी से शिफ्ट होकर थर्ड पार्टी के पास चला गया। तो अब जब आपने उस सामान को बेच ही दिया,
जिसके ऊपर आपके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करा गया था, तो आपके पास से तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट चला गया। इसके ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था फ्रॉड के अंदर, आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। एक्स ने वाई के साथ फ्रॉड किया था, एक्स ने वाई को कार बेची थी, वाई ने एक्स के ऊपर केस ना करते हुए आगे वो कार ए को बेच दी, तो ए के पास राइट आ गया था कार का। एग्जांपल याद करो फ्रॉड वाला, आपको याद आ जाएगा। तो आगे एक नोट दे रखा है, टू सर्कमस्टांसेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वर्डेबल ऑन अकाउंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। ये भी सेम है फ्रॉड वाला ही, दो ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा, फिर चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन ही क्यों ना हो। तो कौन से दो केस हैं? पहला केस, वेयर द अदर पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। अगर अग्री पार्टी के पास इतने मींस हैं या फिर ये ऑप्शन था कि वो अगर थोड़ा सा भी ऑर्डिनरी डिलिजेंस का इस्तेमाल करे, यानी अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे, तो वो सच्चाई का पता लगा सकती थी, उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन ना होता। थोड़ी सी कोशिश करने से अगर आपको सच का पता लगता, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के, कॉमन सेंस कहना आसान है लेकिन कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता, ये बात आपको पता है। थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाया जाए तो असलियत का पता चल सकता था, डिस्कवरिंग द ट्रुथ। लेकिन अग्री पार्टी ने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करी। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ए बाय मिसरिप्रेजेंटेशन लीड्स बी टू बिलीव एनॉर्नियसली दैट 750 टन्स ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड पर एनम एट द फैक्ट्री ऑफ ए। बी एग्जामिन्स द अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री which should have disclosed if ordinary diligence had been exercised by B that only 500 tons had been produced. Thereafter, B purchased the factory. In the circumstances, B cannot repudiate the contract on the ground of A's misrepresentation. तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, A और B। A के पास एक शुगर फैक्ट्री है, तो A जो है अपनी फैक्ट्री B को बेचना चाहता है। तो A ने B से बोला कि मेरी फैक्ट्री के अंदर जो है 750 टन शुगर प्रोड्यूस होती है पर एनम। तो B जो है चेकिंग पे आया कि भाई सच में होती है कि नहीं होती। ए के फैक्ट्री के अकाउंट्स भी चेक करे, और अकाउंट्स के अंदर साफ साफ लिखा था, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाता तो पता चल जाता कि फैक्ट्री में पर एनम 750 नहीं सिर्फ 500 टन शुगर बनती है। लेकिन बी ने जो है उतना दिमाग लगाया नहीं, अकाउंट्स पढ़ने के बावजूद थोड़ी सी कोशिश भी नहीं करी पता लगाने की, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे अकाउंट्स को देख के चला गया, ढंग से पढ़े नहीं अकाउंट्स, और उसके बाद एक ही बातों पे भरोसा करके फैक्ट्री खरीद ली, और बाद में बोल रहा है कि मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। तो यहाँ पर अब लॉ कहता है कि बी के पास अब ये राइट नहीं है, या मैं कहूँ ये पावर नहीं रह गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करा ले या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा ले, क्योंकि वो चाहता थोड़ा सा एफर्ट लगाता, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता, फैक्ट्री का अकाउंट देखकर उसे सच पता चल सकता था। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन टू सेक्शन 19। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वेयर द मिसरिप्रेजेंटेशन डज नॉट इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करा है, लेकिन सामने वाली पार्टी उसके मिसरिप्रेजेंटेशन में आई नहीं, उसकी बातों को उसने सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और बाद में पता चला कि इसने मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन करा था, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, क्योंकि आपने तो उसकी बातों को सुना ही नहीं। उसके मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से थोड़ा आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, आप तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे ना। तो जब आप इंड्यूस ही नहीं हुए दूसरे के मिसरिप्रेजेंटेशन से, तो आप ये कैसे कह सकते हो मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल नहीं होगा। अब नीचे एक क्वेश्चन देखा है, उसको देख लेते हैं। ये केस स्टडी मैंने आपको कहा था, explain the concept of misrepresentation in matters of contract. Sohan induced Suraj to buy his motorcycle, saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there was many defect in the motorcycle. Sohan proposed to get it repaired or promised to pay 40% of the cost of repair. After few days, the motorcycle did not work at all. Now Suraj want to resign the contract. Decide giving reason whether सूरज can resign the contract. तो यहाँ पर एक केस स्टडी बता रखी है, दो पार्टीज है, सोहन और सूरज। तो सोहन के पास एक मोटरसाइकिल है जिसको उसने सूरज को बेचा, और ये कहकर बेचा कि मेरी मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है। सूरज ने सोहन की बातों पर भरोसा करके उस मोटरसाइकिल को खरीद लिया। अब कुछ दिन हुए थे चलाए हुए, सूरज को पता चला कि इस मोटरसाइकिल के अंदर जो है कई सारे डिफेक्ट हैं। अब सूरज गया सोहन के पास और जाकर बोला कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये लो अपनी मोटरसाइकिल वापस रखो। तो यहाँ पर सोहन ने सूरज को एक ऑफर दिया, बोला मोटरसाइकिल तो मैं वापस नहीं लूंगा, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि इस मोटरसाइकिल को रिपेयर करा देते हैं, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि रिपेयर का जितना भी खर्चा आएगा उसका 40% मैं पे कर दूंगा। अब सूरज कुछ बोला भी नहीं, ना हाँ या ना, चला गया वहां से। अब कुछ दिनों तक जो है सूरज उस मोटरसाइकिल को चलाता रहा। आफ्टर अ फ्यू डेज मोटरसाइकिल जो है फिर से खराब हो गई, और इस बार पूरी तरीके से खराब हो गई, बंद पड़ गई पूरी। तो अब सूरज गुस्से में जो है सोहन के पास आया और आकर बोला कि मुझे नहीं पता, ये मोटरसाइकिल अपनी वापस रखो, कॉन्ट्रैक्ट में रिसाइन करना चाहता हूँ। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर क्या सूरज के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सके, और अगर है तो उसका रीजन दो, नहीं है तो उसका रीजन दो। तो ये केस स्टडी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अब आपको क्या लगता है, आपका क्या जवाब है इसके ऊपर, सूरज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इसके ऊपर लॉ क्या कहता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 18 में, जो हम समझ के आ चुके हैं। उसके बाद जो है ये सेक्शन नंबर 19 दे रखा है। तो सेक्शन 19 क्या कहता है कि अगली पार्टी के पास राइट होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिसाइन कर ले। सेक्शन 19 के अंदर ही मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि अगली पार्टी के पास जितने भी रेमेडीज होती हैं, वो रेमेडीज को एक बार यूज करने का राइट होता है। एक बार आपने कोई भी एक रेमेडी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अब मना नहीं कर सकते, आप पलट नहीं सकते। तो इस नोट को आप ध्यान में रखना। और उसी के साथ हमने 2 पॉइंट और पढ़े थे जहां पर अगली पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने का राइट चले जाता है। उसका सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर अगली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली अफर्म कर ले, यानी अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, तो कैंसिल करने का राइट चले जाएगा।
तो आपके पास एक ही बार ऑप्शन है कि आप चाहे तो एक्सेप्ट करो चाहे रिसाइन करो। तो यहाँ पर एग्री पार्टी ने अपने रिसाइन करने का राइट लूज कर दिया, क्योंकि जब उसको मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चला, आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, तुरंत ही जो है सूरज ने सोहन को जाके बाइक वापस नहीं करी। तो यहाँ पर अगर सूरज सोहन के ऑफर को रिजेक्ट करके तुरंत ही उसको बाइक वापस कर देता कि भाई मुझे नहीं पता, ये बाइक तुम अपने पास रखो, मैं कुछ इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो फिर सूरज के पास कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने का राइट होता। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, सूरज उस ऑफर को सुनकर बिना कुछ जवाब दिए बाइक लेकर चला गया और कई दिनों तक उस बाइक को यूज करता रहा। तो अब तो सूरज को मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चल गया, उसके बावजूद वो बाइक का बेनिफिट उठा रहा है। इसका मतलब है उसने उस रिपेयर वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इम्प्लाइडली अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि जब खराब होगी तब देखेंगे और खराब होगी तो 40% तुम दे देना। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि वो तो आपकी बाइक कुछ दिनों बाद दोबारा खराब हो गई, तब आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कराने आ गए, नहीं तो अगर मान लो बाइक चलती रहती और कई दिनों तक चलती, कई महीनों तक ऐसी चलती रहती, तो तब आप तो उसका बेनिफिट लेते रहते। तो जब आपने एक बार मिसरिप्रेजेंटेशन पता करने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखा है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्टेंस दे दी है। द एग्री पार्टी लूजेस द राइट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ he after becoming aware of the misrepresentation takes a benefit under the contract or in some way affirm it accordingly. In the given case, Suraj could not resign the contract as his acceptance to the offer of Sohan to bear 40% of the cost of the repairs impliedly amount to final acceptance of the sale. अब ये लास्ट है क्या हमारा एक डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में। वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इंटेंशन। फ्रॉड के अंदर इंटेंशन होती है दूसरे को डिसीव करने की, जानबूझ के सच छुपाया जाता है टू डिसीव द अदर पार्टी। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की, देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। दूसरा पॉइंट, नॉलेज ऑफ ट्रुथ। जो पर्सन फ्रॉड कमिट कर रहा है उसको पता है कि सच क्या है, जानबूझ के वो झूठ बोल रहे हैं। तो जो पर्सन फैक्ट बताता है उसको पता होता है कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो अनट्रू है। द पर्सन मेकिंग द सजेशन बिलीव दैट द स्टेटमेंट एज अनट्रू। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट बिलीव इट टू बी ट्रू ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। तो जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो खुद तो बिलीव करता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, भले ही बाद में वो स्टेटमेंट गलत निकल जाए, लेकिन इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं तो अपनी तरफ से सच ही बता रहा था। अगला पॉइंट क्या है, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। फ्रॉड के केस में डैमेजेस क्लेम करे जा सकते हैं। एग्री पार्टी जो इंजर्ड पार्टी है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा ले और डैमेजेस क्लेम कर ले। The injured party can repudiate the contract and claim damages. लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जरूर करा लोगे लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। The injured party is entitled to repudiate a contract or sue for restitution. Restitution का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराओ, सामान वापस दो और अपना पैसा वापस लो। कॉन्ट्रैक्ट 100% कैंसिल हो गया लेकिन डैमेजेस क्लेम मत करना। मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट है मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ। तो फ्रॉड के केस में जिस पार्टी ने फ्रॉड करा है वो ये कहकर बच नहीं सकता। लॉ ने देखो कितने अच्छे से रूल बनाया है, उसने ये मेंटालिटी को समझा कि फ्रॉड करने वाला पर्सन बचने की कोशिश करेगा, बचने के बहाने देगा, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर उससे गलती से मिस्टेक हुई है, वहां पर वो बचने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि सच बताएगा। तो यहाँ पर लॉ ने फ्रॉड करने वाले को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन ध्यान करा है। द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द इंजर्ड पार्टी हैड मींस टू डिस्कवर द ट्रुथ। तो जिस पार्टी ने फ्रॉड किया है वो पार्टी ये कहकर बच नहीं सकती, अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकती कि ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। सामने वाली पार्टी के पास मींस टू डिस्कवर द ट्रुथ था, अगर वो थोड़ा सा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती तो वो सच्चाई का पता लगा सकती थी। तो ये कहकर आप बच नहीं सकते। तो लॉ आपको ऐसे किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करता। आपने फ्रॉड किया है और फ्रॉड इंटेंशनली होता है तो अब सामने वाली पार्टी के ऊपर है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा ले। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मिसरिप्रेजेंटेशन में आप ये कह सकते हो कि जो अग्री पार्टी है उसके पास मींस टू डिस्कवर द ट्रुथ था, उसके बावजूद उसने नहीं देखा। तो मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आप ये कह के सिक्योर हो सकते हो, जबकि फ्रॉड के केस में इस तरीके की कोई प्रोटेक्शन लॉ आपको नहीं देता। तो ये होगा हमारे डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के। हमारे मिसरिप्रेजेंटेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक मिस्टेक, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।